गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरब कंसल एंड चाहते हैं आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर बिगनर सीरीज के आज की सेशन में। इस सीरीज में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो इस सीरीज बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड करें, और एज ए न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज़ किया। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ से। तो इसके अंदर आपका पहले पेपर के अंदर पूरे के अंदर देखेंगे तो आधे पेज के ऊपर लेटरली ऐसे करके ऐड है यहाँ पर अमेजोन के प्राइम डे का 26 टू 27 जुलाई। तो इसके अलावा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मास्टर कार्ड बैन, आरबीआई सीक्स एक्शन प्लान फॉर बैंक्स। तो यहाँ पे देखेंगे मास्टर कार्ड का बैन हो गया। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था 22 जुलाई को कुछ हुआ था, वो हम समझते हैं पूरा केस। अभी मैंने उस दिन केस नहीं समझाया था क्योंकि उस दिन मतलब इतना कोई प्रोफ्यूज मामला नहीं था, कोई कन्फर्म मामला नहीं था। आज कन्फर्म हो चुका है तो हम पूरा केस समझते हैं। अब मास्टर कार्ड का बैन हो चुका है, न्यू कस्टमर्स को ये कार्ड्स नहीं इशू कर सकते। कब तक, वो भी हम अभी समझते हैं, केस के अंदर आपको सामने आ जाएगा। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान इन फोकस, कि आपको बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान प्रेजेंट करना पड़ेगा। पहले हम केस समझ लेते हैं, फिर आपको ये बेटर समझ में आएगा। अच्छा, एक हम पहले एक बहुत ही कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम केस के ऊपर जाते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर कि एक आपका क्रेडिट कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ अभी। क्रेडिट कार्ड के अंदर एक चीज़ होती है आपकी कार्ड इशूअर। कार्ड इशूअर में मेनली आपके होते हैं बैंक्स, मेनली क्या बैंक्स ही होते हैं सिर्फ। जैसे मान लो कि मेरे पास एसबीआई का कार्ड है, क्रेडिट कार्ड। मैं आपको डेबिट कार्ड की भी बात नहीं कर रहा हूँ, डेबिट कार्ड के अंदर ये केस हुआ भी नहीं कुछ, ये क्रेडिट कार्ड की बात चल रही है यहाँ पर। बैंक्स के अंदर मान लो मेरे पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर। तो मान लो मैंने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लिया और एसबीआई की क्रेडिट कार्ड जहाँ से मेरे को मशीन से स्वाइप किया मैंने, तो वहाँ से आपको पैसे आप पे कर सकते हो और आपको बाद में पे करना होता है उसकी जो भी टाइम लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड की। तो इस तरह से बेसिकली क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट चलता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि मान लो मैंने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लिया, अब मैं पैसे निकालने विड्रॉ करने गया एटीएम से, कर ही सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा एक चार्ज लगता है, आपके कैश विड्रॉल का चार्ज, वो कर सकते हो ऊपर विड्रॉ एटीएम से भी क्रेडिट कार्ड से, तो आप वो कर सकते हो। बट मान लो मैं एसबीआई का कार्ड लेकर के पीएनबी के आपके एटीएम के अंदर गया, तो उसके अंदर अब देखेंगे एसबीआई के पास तो मेरा डेटा है, सब कुछ है उसके पास, कि मेरे कंज्यूमर आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, ये है वो है। तो पीएनबी के पास ऐसा कुछ डेटा नहीं है। और अगर मान लो पीएनबी ये बोले कि एसबीआई तुम मेरे को अपना डेटा दे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आज के टाइम पे सारा गेम डेटा का है। हर कंपनी अपना डेटा इतना प्रोटेक्ट करके रखती है, मतलब पूरी पूरी बिल्डिंग्स बनती हैं डेटा की। मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा दूंगा। एक पूरी ये बिल्डिंग जो है, ये पूरी डेटा की बिल्डिंग है, डेटा सेंटर है पूरा। तो इस तरह से डेटा का ही सबसे ज़्यादा मेन रोल है आज की मार्केटिंग के अंदर कंपनीज के लिए। तो इस तरह से एसबीआई अपना डेटा पीएनबी को नहीं देगा। अब यहाँ पे कैसे हम निकालें रास्ता, क्योंकि अब मान लो कि एसबीआई का पेटीएम आपको कहाँ मिलेगा, मतलब कितने लिमिटेड लोकेशन पे मिलेगा, बट आपको किसी भी कंपनी का एटीएम नियर अबाउट मिल ही जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पे सोल्यूशन के लिए आए कार्ड नेटवर्क्स। कार्ड नेटवर्क्स कौन से होते हैं? बेसिकली वीजा, मास्टर कार्ड और रुपए, ये मेन है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट एक मतलब मेनली यही है। मैंने यहाँ पे मार्केट शेयर भी लिखा हुआ है। वीजा का मार्केट शेयर इस चीज़ के अंदर 50%, 30% एंड 20% ग्लोबली। तो इस तरह से बेसिकली ये चलते हैं हम यहाँ पर। अब देखेंगे इनका पर्पस क्या होता है कि मान लो आपने जैसे एसबीआई का कार्ड लेके पीएनबी के एटीएम के अंदर गए, आपको पैसे निकालने। अब आपके पास, आपके कार्ड के पास ये एक तो ये चीज़ लिखी हुई है कि वो एसबीआई का कार्ड है, एक ये भी चीज़ लिखी होती है कि वो क्या वो वीज़ा का कार्ड है या मास्टर कार्ड का कार्ड है या रुपए का कार्ड है। तो अगर मान लो वीज़ा का कार्ड है तो क्या करेंगे, जो एसबीआई अपने सारी इन्फॉर्मेशन है आप जैसे यूजर से रिलेटेड, जैसे कि जो वीज़ा यूज़ करते हैं, वो उस कार्ड नेटवर्क को दे देगा। अब कार्ड नेटवर्क के पास क्या है, कार्ड नेटवर्क की कुछ पॉलिसीज होती है कि वो आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता अपने डेटा को। तो कार्ड नेटवर्क को जो है, अब ये आपका डेटा परमिट कर देगा एटीएम को। मतलब हालांकि ये भी पीएनबी को सेंड नहीं कर रहा डेटा, पीएनबी को सेंड नहीं कर रहा, पीएनबी को सेंड नहीं कर रहा डेटा, बट एटीएम जो है पीएनबी का, वो एक टाइम के लिए इसका जो डेटा है वो यूज कर सकता है। और अगर मान लो अप्रूव हो रही है, जैसे पासवर्ड आपका मैच हो रहा है, तो वो अप्रूव कर देगा। और एटीएम के अंदर कोई मेमोरी तो होती नहीं कि जो अपना सेव कर पाए। एटीएम में बेसिकली मशीन ही ऑटोमेटेड टेलर मशीन, उसके अंदर बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपनी कोई मेमोरी नहीं होती, तो वो कुछ सेव तो कर नहीं सकता। तो इस तरह से ये बेसिकली वर्क करता है। अब यहाँ पे मास्टर कार्ड, हम इन तीनों कंपनीज को डिस्कस करते हैं। फिर एक मास्टर कार्ड की न्यूज़ है, तो हम इसके ऊपर डिटेल के अंदर चलेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, वीज़ा आपका यूएस की कंपनी है, मास्टर कार्ड भी आपकी यूएस की कंपनी है। और ये दोनों जो मास्टर कार्ड्स हैं वो इंटरनेशनल पेमेंट की सुविधा प्रोवाइड करते हैं कि आप ये ले लो कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड, और आप इंटरनेशनली भी इसी कार्ड से नॉर्मली आप पेमेंट कर सकते हैं। अब रुपए क्या है, ये इंडियन कार्ड है, ये इंटरनेशनली पेमेंट प्रोवाइड नहीं करता। बट हालांकि एक रुपए का भी ऑल्टरनेटिव है। रुपए के अंदर एक कार्ड की वैरायटी है, रुपए प्लेटिनम, तो उसके अंदर आप इंटरनेशनल पेमेंट्स भी कर सकते हो। बट हालांकि इंडिया के अंदर मतलब फैशन स्टेटस कह लो, कुछ भी कह लो, तो उसकी वजह से लोग वीजा या मास्टर कार्ड ही लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जो है उसको रहना होता है, मतलब वो अवेल कर सकते हैं। हालांकि मैं कोई एक और डेटा बताऊं तो 90% लोग जो वीजा लेते हैं, मैं सिर्फ वीजा की बात कर रहा हूँ, वो कभी इंटरनेशनली ट्रैवल करते ही नहीं पूरी लाइफ में।
तो ये बेसिकली मतलब ये तो डेटा हो गया। इस तरह से हम आगे चले तो अब क्या हुआ था कि इनको जो है अब इनको भी डेटा स्टोर करना है, तो इनको भी डेटा सेंटर बनाने पड़ेंगे। तो इनको डेटा सेंटर बनाने के लिए अब क्या है, यूएस की कंपनी है, यूएस की कंपनी मान लो यूएस के अंदर जाके डेटा सेंटर बनाती है, तो यूएस के अदर कंपनीज को बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ डेटा सेल कर ही सकते हैं यूएस में जाके आराम से। तो इस तरह से बेसिकली रहता है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या था कि वीजा के सेंटर्स जो है इंडिया के अंदर भी थे, मास्टर कार्ड के सेंटर्स इंडिया के अंदर नहीं थे, और रुपए तो मतलब इंडियन ही है, तो ये तो इंडिया के अंदर ही थे मेनली। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ था, आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि आपको 2019 के अंदर 6 मंथ्स की इन्होंने टाइमलाइन दी थी कि अब 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जो है अपना डेटा सेंटर इंडिया के अंदर ही सेटअप करना है। कुछ भी करो, नए नए लोन्स लो, कुछ भी, क्योंकि ये काफी महंगा इक्विपमेंट है, ये हार्ड ड्राइव वाला काफी महंगा इक्विपमेंट है। तो इस तरह से आप कुछ भी करो, बट 2019 तक आप लेके आओ 6 मंथ्स के अंदर। बट फिर आपकी कोविड आ गया, फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, वो पैलेस्टीन वाला अनरेस्ट हो गया, और हमारी गवर्नमेंट और भी जगह बिजी हो गई। तो उस तरह से फिर क्या हुआ, ये पोस्टपोन होता रहा, डिले होता रहा। एट द एंड आकर जुलाई 22, 2001 इसकी फाइनल डेट निकली। उस टाइम तक भी मास्टर कार्ड ने अपने डेटा सेंटर्स को, मैं फिर से एक बार पिक्चर प्रेजेंट कर दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, डेटा सेंटर्स को यहाँ पे नहीं बनाया। तो इसीलिए अब अब ये हुआ है कि आपको बिजनेस कंटिन्यूटी के प्लान्स प्रेजेंट करने हैं, उसके अंदर आपको यही बताना है मास्टर कार्ड को, जो बैन हो गया है, कि आप क्या करोगे भाई, कब बनाओगे। तो ये सब आपको जो है इसके अंदर बताना है, मतलब मास्टर कार्ड को इसके अंदर बताना है। यही बताया है यहाँ पे भी कि आपका ये जो रेगुलराइज इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऑन अदर पेमेंट प्लेटफॉर्म्स टू। तो इस तरह से बेसिकली कह रहे हैं कि आप जो ये रेगुलराइज कर सके हम, कि मान लो इंडिया के अंदर एक डेटा सेंटर बना देंगे तो आराम से हम रेगुलेट कर पाएंगे, इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया का सब कुछ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आराम से रेगुलेट कर पाएगा, किसी को सेल तो नहीं कर रही डेटा फालतू में। तो इस तरह से ये चलता है। अभी हमने इसके अंदर समझ लिया, और आगे चले तो गवर्नमेंट शुड सपोर्ट अर्बन पुअर टू बूस्ट ग्रोथ, एचयूएल हेड। तो अभी बेसिकली एचयूएल के हेड है आपके संजीव मेहता, हेड का मतलब है चेयरमैन। यहाँ पे आप देखेंगे ईटी इंटरव्यू है, इनका इंटरव्यू है पूरा मतलब एक में, इसका यहाँ पे समरी टाइप का कुछ दे रखा है। अब देखेंगे आप एक इंटरव्यू की समरी फर्स्ट पेज पे दी हुई है, तो मतलब एक इससे लो क्वालिटी हो जाती है पेपर की, बट हाँ हालांकि हम एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अर्बन पुअर, अर्बन पुअर बेसिकली वो होता है, जैसे मान लो अर्बन पुअर के सोर्सेज मैं आपको पहले बताता हूँ। एक रूरल पुअर होता है, एक अर्बन पुअर होता है। एक रूरल पुअर वो है जो मतलब रूरल एरियाज के अंदर रह रहे हैं, और उसके अंदर जनरली कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या है कि वो कच्चा हटमेट्स के अंदर रहता है। आपके मतलब कच्चा हटमेट्स भी नहीं होते, उसके पास डेली के 2 टाइम का खाना भी नहीं होता, मतलब ये टर्म चलती है आपको रूरल पुअर को रेफर करने के लिए। अब अर्बन पुअर क्या होता है, जो अर्बन एरियाज के अंदर जो बेगर्स हैं, कॉबलर्स हैं, आपके जो ये सब हैं, ये अर्बन पुअर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। पुश कार्ट वेंडर्स, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, ये सब जो हैं पुश अर्बन पुअर के अंदर आते हैं। इनके अंदर ये बेसिकली एक रेंट के ऊपर, मेनली इनके फीचर्स ये हैं कि ये रेंट के ऊपर रहते हैं, इनके पास खाने के तो पैसे हैं, मतलब ये एक्सपेंडिचर के अंदर इनका बेसिकली नेसेसिटीज ही पूरी हो पाती हैं। तो इस तरह से बेसिकली ये अर्बन पुअर की डेफिनेशन चलती है। अब यहाँ पे समझे तो क्या बोला है इन्होंने, मेहता ने बोला है कि स्पीड अप वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी, और आपको डिस्क्रिशनरी आइटम्स के ऊपर, मतलब अपने खुद से आप वॉलंटरीली आपको कुछ आइटम्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, आपको अगर डिमांड को रिवाइवल करना है। तो इस तरह से बेसिकली कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक और बात बोली, बहुत ही अच्छी बात बोली है यहाँ पर, कि मिडिल ये पुअर क्लास को आपको मतलब बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि आपको मनी ट्रांसफर कर देनी चाहिए, कुछ सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं मिडिल क्लास से। ये कह रहे हैं कि अगर आप मिडिल क्लास को ट्रांसफर करते हो तो वो लोग तो सेव कर लेते हैं, उसके लिए तो रिस्क है कि वो लोग सेव कर लेंगे, आगे ट्रांसफर कर देंगे, या फिर उसको बेकार जगह पे एक्सपेंडिचर कर देंगे। क्योंकि मिडिल क्लास के अंदर एक बहुत बड़ी टर्म आ जाती है शो ऑफ। मिडिल क्लास मतलब सबसे ज्यादा शो ऑफ मिडिल क्लास ही करती है। तो उस तरह से मतलब ये इकोनॉमी के अंदर रेफर किया जाता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो इकोनॉमी के अंदर ही रेफर किया जाता है। तो इस तरह से आप पुअर क्लास को देखेंगे तो उनकी तो नेसेसिटी फुलफिल नहीं हुई, वो क्या गाड़ी खरीदेंगे, वो तो अपनी नेसेसिटीज पूरी करेंगे पहले। तो आप जो भी उनके अंदर पैसा डिपॉजिट कराओगे उनके बैंक अकाउंट के अंदर, तो वो उससे जो है अपनी नेसेसिटीज पूरी करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि आपको ये सब करना चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को। तो इस तरह से ये बेसिकली पूरा इनका इंटरव्यू का जिस्ट था। ओलंपिक मेडल लिफ्ट्स चानूज ब्रांड वैल्यू। तो बेसिकली मैं आपको ये आपको पता ही होगा, वैसे तो मैंने क्या बताया था कि ये चानू जो है इनका वेट लिफ्टिंग के अंदर इनको मेडल मिला है, सिल्वर मेडल। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, कंपनीज ने बहुत ज़्यादा लाइनअप कर दिया है, कंपनी एड वगैरह के लिए, आपकी अपीयरेंसेस के लिए, इंडोर्समेंट्स के लिए, और आपके डिजिटल एसोसिएशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब कुछ कि इसके लिए आप बेसिकली आ जाओ, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाओ, ये बोल दो कि ये अच्छा है, मान लो बूस्ट वगैरह ये सब इनको अट्रैक्ट करेंगे कि आप ये बोल दो एक बार अच्छा है। तो इस तरह से बेसिकली है यहाँ पर। अबाउट अ डजन ब्रांड्स हैव सेंट फीलर्स का मतलब हुआ प्रपोजल्स की प्रपोजल करने के लिए टू iOS स्पोर्ट्स दैट रिप्रेजेंट्स चानू। तो iOS स्पोर्ट्स आपको ये तो समझ में आ गया कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके रिप्रेजेंट करती है चानू को। तो इसका बेसिकली iOS का मतलब है यहाँ पर इन्फिनिटी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। तो ये बेसिकली इसके हाँ, तो इसके जो एमडी है वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि चानूज मेडल हैज चेंज्ड थिंग्स ओवरनाइट। तो ओवरनाइट जो है चीज़ें चेंज हो गई हैं, यही आपकी कंपनी अप्रोच करने लग गई, इनकी ब्रांड वैल्यू के अंदर जमीन आसमान का अंतर आ जाता है।
क्योंकि देखेंगे आप ओलंपिक मेडल किसी भी स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात तो है ही, और एक कंपनी के लिए एज अ होल भी काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। और आप देखेंगे एक और बात इसके अंदर, एक और फैक्टर है जो इसके अंदर थोड़ा सा मिसिंग है शायद, तो इसके अंदर मतलब शायद नहीं, पक्का ही है, मतलब है इसके अंदर। तो 2016 के अंदर क्या हुआ था आपका कि इनको मेडल नहीं मिल पाया था, कोई भी मेडल इनको नहीं मिल पाया था। और 2020 के अंदर मतलब जो 2020 के ओलंपिक्स अब होने जा रहे हैं, अब हो रहे हैं बेसिकली, उसके अंदर इनको ओलंपिक मिल गया और सीधा सिल्वर मिला। ये नहीं कि सिर्फ पार्टिसिपेशन हुई है, 4th या 5th रैंक पर आई है, इनको सीधा सेकंड मेडल मिला है यहाँ पर। तो ये काफ़ी एक मोटिवेशन वाली बात भी है, इसलिए कंपनी इसको एसोसिएट करेंगी। जैसे आप देखेंगे थम्स अप ने तो ऑलरेडी इनको लिंक करके, जो इनका थम्स अप का वैसे भी स्लोगन चलता है पलट दे, उसके अंदर इनकी मोटिवेशनल वाली स्टोरी को हल्का सा एक ऐड बना के यूज़ कर भी लिया। अगर आप यूट्यूब के देखेंगे तो यूट्यूब के ऊपर तो वो ऐड है ही, टीवी के ऊपर भी शायद वो आ सकता है कुछ दिनों के अंदर अंदर। तो ये हमने इसके अंदर देख लिया। हमारा जो फर्स्ट पेज जो कवर्ड है, और हायरार्की वाले सिस्टम के अंदर हम फॉलो करेंगे। प्योर प्रोड्यूस सेक्शन आते हैं इसके बाद 2, तो इसको हम स्किप करते हुए ईटी मार्केट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। तो इसके ऊपर हम चलते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ होती है, इसको आपको डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए, और हम इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं, इसीलिए रखते हैं क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे होते हैं। जोमेटो कैन बी अ स्ट्रीट चैंपियन टू। तो ये बेसिकली स्ट्रीट, पहले समझाते हो स्ट्रीट क्या है। स्ट्रीट का बेसिकली मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इसका मीनिंग होता है आपका दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट यहाँ पर इसका मीनिंग होता है स्ट्रीट का। अब यहाँ पे क्यों रेफर किया दलाल स्ट्रीट, भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या दलाल स्ट्रीट भाई। तो इसका बेसिकली मीनिंग है यहाँ पर स्टॉक मार्केट। तो आपको लग रहा होगा ये घुमा फिरा के स्टॉक मार्केट क्यों बोल रहे हैं, सीधा स्टॉक मार्केट ही बोल देते। तो इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि दलाल स्ट्रीट एक रियल में स्ट्रीट है, मतलब कोई कहने की बात नहीं है, एक रियल में स्ट्रीट है। उसके ऊपर क्या है आपका बीएससी का जो बिल्डिंग है वो बनी हुई है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि बीएससी की बिल्डिंग में कोई जीरो ट्रेड होता है, वहाँ पर कोई ट्रेड नहीं होता है, वहाँ पर सारा का सारा ऑनलाइन ही होता है डीमैट अकाउंट की फॉर्म में। तो ये बेसिकली ये इसके अंदर होता है। पर उसका तो क्या कर सकते हैं, पहले से टर्म जो चल रही है तो अब चल ही रही है। दलाल स्ट्रीट के ऊपर बेसिकली जहाँ पे भी लिखा हो, या स्ट्रीट जहाँ पे भी लिखा हो, उसका मीनिंग होता है आपका स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं दलाल कैन बी अ स्टॉक मार्केट कंपेनियन टू। तो ये बेसिकली पहले कह रहे थे, उसको हम कंपेयर करते हैं क्योंकि कैन बी अ टू लिखा है, तो ये भी हो सकता है। इसके लिए हम ये समझते हैं कि पहले क्या कह रहे थे ये लोग। तो ये बेसिकली पहले कहना चाह रहे थे कि जोमेटो सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें, आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसको होल्ड ना करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर मतलब ये कह रहे थे कंपनी की ओवर वैल्यू है, कंपनी की ज़्यादा वैल्यू हो रखी है। मतलब जितना कंपनी बनते हैं, जितनी कंपनी की औकात है बेसिकली, अगर मैं लेमन में बोलूँ तो उससे ज़्यादा उसका शेयर प्राइस हो रखा है। तो ये इन द लॉन्ग पीरियड ये सेटल ही करेगा, नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो ये बेसिकली पहले ये कहना चाह रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि स्ट्रीट चैंपियन भी है, यानी कि लॉन्ग टर्म के अंदर भी अच्छे रिटर्न्स देने की काबिलियत रखता है। कि ऐसा तो कोई पक्का तो देखो कुछ कह नहीं सकता, मान लो आज ही मान लो 200 पॉइंट्स बढ़ जाता है स्टॉक, तो भी किसी को पता थोड़ी है। तो ये मतलब कुछ हो तो नहीं सकता, बट हाँ एक आइडिया हम लेके चल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें काफ़ी सारे रिस्क को कैलकुलेट करना होता है, फिर हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह से बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रीट चैंपियन भी बन सकता है। और ये अब यहाँ पे इन्होंने कंपनीज के कुछ कुछ आईपीओ को कंपेयर किया है। क्या क्या चीज़ें कंपेयर की है, पहली बात लिस्टिंग डे का गेन कितना था, यानी कि जैसे आप जोमेटो के केस में देखेंगे 76 रुपीज़ पर जो है आपका ये स्टॉक मिल रहा था अलॉटमेंट के ऊपर, और आपका जो पहले दिन लिस्टिंग ही जब खुली, जब आपका 116 के आसपास था, कई जगह 112 भी लिखा होगा, कई जगह 115 भी लिखा होगा, बट एक हम आइडिया लेके चले तो 115 लेके चल लेते हैं। तो 115 मान लो आपको मिल रहा है, तो 15 + 24 आपको 39 रुपीज़ का प्रॉफिट बैठे बैठे मिल रहा है। 3 दिन के अंदर अंदर आपको 39 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट मिल रहा है, और मिनिमम इनका शेयर था 195 का। तो अब 39 को 195 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपको जो है मिनिमम, सॉरी यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा होगा, 39 को आप 195 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका अप्रोक्सीमेटली 20 हो गया। तो 14 20 80,000 के आसपास जो आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये आपका 3 दिन के अंदर आपको हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो और इसके बाद देखेंगे, अगर आप थोड़ी देर और रुक जाते, मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया था, शॉर्ट्स वीडियो के अंदर, ये जो आपका प्राइस है 138 रुपीज़ पर चला गया था, तो आपको मतलब बेमिसाल प्रॉफिट हो जाएगा मतलब। तो इस तरह से बेसिकली ये था, यहाँ पे स्ट्रीट चैंपियन भी हो सकता है। तो सॉरी यहाँ पे था कि लिस्टिंग डे का गेन क्या होता है, मतलब निफ्टी आउट परफॉर्मेंस सिंस लिस्टिंग क्लोजिंग। तो निफ्टी क्या होता है, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो का यहाँ पे आई बटन में या फिर नीचे लिंक दे दूंगा, तो उसको आप देख लें। उसको आपको 3 मिनट की वीडियो, आप उसको पॉज करके भी देख के आ सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा निफ्टी का बेसिकली क्लोजिंग डे के अंदर कितना परफॉर्मेंस रहा एक हफ्ते के अंदर। मतलब अब इसको एक हफ्ता नहीं हुआ है लिस्ट हुए हुए, 2 ही दिन हुए हैं। तो इसके बाद फिर भी हम निफ्टी से कंपेयर करें कि निफ्टी का 2 दिन में कितना जो है आउटकम रहा। क्योंकि देखो, अब मान लो कि किसी पर्सन ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया, तो निफ्टी एक सेफ ऑप्शन हो सकता था कि वो निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दे। पर मान लो कि इसके अंदर निफ्टी से ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। हालांकि रिस्क इसके अंदर ज्यादा है, निफ्टी की काफी सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो ये बेसिकली इसके अंदर इस तरह से है। लिस्टिंग डेट क्या थी, ये तो हमें ऐसा कोई काम नहीं है इसका कि पुराने आईपीओ की लिस्टिंग डेट क्या थी।
तो ये बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बताया है कि पहले तो इस सेक्शन तक तो ये है कि क्या कंपनी ने गेन किया, किस किस कंपनी ने गेन किया, और यहाँ पर ये है कि आपका बिफोर 2015 और कुछ कुछ कंपनी ने जैसे बिफोर 2015 लिखा है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे गेन्स हैं। यहाँ पर शुरू में आप देखेंगे 105%, 94%, अच्छे गेन्स भी यहाँ पर, जैसे आप लास्ट में आते देखेंगे 50% के आसपास आ गए। तो इस तरह से बेसिकली कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमने इसके अंदर देखिए। अब मान लो जो नेगेटिव रिटर्न्स दे रखे हैं आपके निफ्टी से रिलेटेड, तो उसके अंदर बेसिकली कहने के बाद ये है कि निफ्टी उन दिनों अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था तो आपको निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे। हालांकि आपको लिस्टिंग गेन हो रहा था इस जो भी कंपनी उसके अंदर, सॉरी हाँ, इंडिगो पेंट्स ही है कंपनी, उसके अंदर आपको 109% का लिस्टिंग गेन हो रहा था। हालांकि आप निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करते तो आपको 25% का और ज़्यादा गेन हो सकता था। तो हमने इसके अंदर पूरा समझ लिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर 5950 की लेवल फॉर निफ्टी टू हेड हायर। ये बेसिकली बहुत ही वेग सी न्यूज़ है। इसके अंदर क्या बोला हुआ है, टेक्निकल, हालांकि एक्सपर्ट्स ने बोली ये बात, बट मैं आपको बताऊं इसके अंदर क्या बोला है कि निफ्टी अब किस किस रेंज के अंदर मूव कर सकता है। 515, 500 और 5950 रेंज के अंदर ये कह रहे हैं कि मूव कर सकता है। हालांकि मैं आपको बताऊँ 450 की रेंज देना निफ्टी के लिए मतलब बहुत ही बड़ी बात है। 200 के आसपास की, अगर हम 200 रुपये के आसपास की रेंज दे दें, जैसे मान लो मैं आपको बताऊँ कि मैं एज अ प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, बट मैं आपको बताता हूँ कि 750 से लेकर आपका 950 तक अगर मैं बोलूँ तो ये एक अच्छी रेंज है 200 की लगभग। क्योंकि अगर मान लो 450 आपने इसके अंदर, आपको पता नहीं चलेगा ना कि मान लो आपने 5950 पे इन्वेस्ट किया या आपने 15500 पे इन्वेस्ट किया, तो आपको क्या पता 200 ऊपर जाए फिर 450 ऊपर चले जाए, या आपको कुछ पता नहीं है। तो ये एक अच्छी लिमिट नहीं मानी जाती, बट हालांकि फिर भी एक्सपर्ट्स ने बोला तो हम इसको वे करते हैं। इन्होंने एक और डेटा प्रेजेंट किया है कि हालांकि जो निफ्टी है वो 0.4% घट गया था पिछले वीक के अंदर, बट इन्होंने काफ़ी सारे अपने जो परफॉर्मर्स हैं, मतलब जो अपने रीजनल कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको आउट परफॉर्म किया, उन्होंने उनसे ज़्यादा ही परफॉर्मेंस, जैसे आपका यूएस का स्टॉक एक्सचेंज हो गया, उसके जो इंडेक्स है उनसे ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पर। अब यहाँ पे चले तो यू में सून गेट टू ट्रेड सिल्वर ETF से भी कंसीडर्स नॉट। तो सिल्वर ETF को एक सेकंड के लिए छोड़ दें तो हमें आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा कि अब सिल्वर ETF जो भी चीज़ है, मान लो एक्स चीज़ है, उसके अंदर एक्स चीज़ के अंदर आपको डील करने के लिए मिल जाएगा कुछ दिन के अंदर। सेबी कंसीडर्स नॉट का मतलब है सेबी अपनी मतलब हाँ करने को सोच रहा है कि हाँ करे ना करे, कि क्या क्या इसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो वो है। तो आपको पूरी न्यूज़ समझ में आ जाएगी, बस आपको सिल्वर ETF का मतलब नहीं समझ में आएगा, तो इसको हम देख लेते हैं। तो इस तरह से आप चलेंगे तो इसके अंदर ज़्यादा सिस्टमैटिक रहेगा बेसिकली। तो अब इसको हम समझते हैं। ये बेसिकली क्या है आपका सिल्वर ETF का मतलब फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो फुल फॉर्म है इसकी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसका बेसिकली मीनिंग है, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा फंड है, उसके आपने यूनिट्स बांट दी, बहुत सारे मतलब लाखों लाखों यूनिट्स बांट दी। उसके अंदर क्या किया, उसके पूरे फंड के अंदर क्या था, आपने सिल्वर की 2-3 चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट किया था। 2-3 चीज़ों का मतलब क्या है, तो आपने सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट किया था, सिल्वर एज अ फिजिकल सिल्वर। देखो एक तो होती है किसी भी चीज़ की एक कंजम्पशन वाली चीज़, यानी कि जो आपको पहनने के लिए जो आपकी ज्वेलरी वाली चीज़ हो गई। एक तो गोल्ड सिल्वर के अंदर वो चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ होती है बुलियंस। बुलियंस का मतलब होता है ब्रिक्स, आपके कॉइन्स हो गए, इस तरह से जो बिस्किट्स हो गए, वो सब जो चीज़ें हैं वो आपके बुलियन के फॉर्म में आती हैं। तो ये अगर सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट आपको करनी है तो जो कंजम्पशन वाली चीज़ें हैं, जो आपको कोई नेकलेस बनवा लो, ब्रेसलेट बनवा लो, तो वो सब तो टोटल वेस्ट है। उसके अंदर तो आपको इतना जो चार्जेस लग जाते हैं, मेकिंग चार्जेस, ब्रोकरेज, और आपका अगर कोई पे करना है तो GST पे करना पड़ेगा। कुछ भी आपको सेल करते टाइम उसकी वैल्यू कम मिलेगी, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं आपको गोल्ड की वीडियो में ढंग से बताऊंगा। तो अगर आपको कुछ भी गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको बुलियन की फॉर्म में करनी चाहिए। बुलियन भी आपका 1 ग्राम के आसपास चालू हो जाता है। सिल्वर का जैसे आप कॉइन देखेंगे, सिल्वर और गोल्ड का ही कॉइन जो है वो 1 ग्राम से चालू हो जाते हैं, तो आपको वहां से जो इन्वेस्टमेंट चालू करनी चाहिए अगर आपको बुलियन के फॉर्म में करनी है। हालांकि मैं आपको गोल्ड की वीडियो के बताऊंगा कि आपको 1 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तो उसकी बात हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ है, इन्होंने ये क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो बड़ा फंड है वो सिल्वर के बुलियन के अंदर इन्वेस्ट करेगा। सिल्वर की कुछ कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकता है। सिल्वर की जो कंपनीज है, मान लो क्या करेंगे, ऐसी ऐसी सिल्वर की चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे इसकी एक यूनिट बांट दी, बहुत छोटी छोटी सी यूनिट्स बना दी, उसके अंदर आप कोई भी यूजर जो इन्वेस्ट कर सकता है, और उसको एक ETF निकाल दी कि आप अपने कोई भी ऐप के ऊपर जाए, मान लो आप स्टॉक्स के ऊपर जाएं, आप स्टॉक्स के ऊपर आप सर्च करें सिल्वर ETF, तो आपको ऐसे यूनिट्स मिल जाएंगे, आपको जितने यूनिट्स परचेज करने हैं मिल जाएंगे। उस तरह से जो भी इस पूरे फंड को जो रिटर्न्स मिलेंगे वो हर यूनिट को बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से बेसिकली ETF वर्क करता है। तो ये हमने जो पूरा समझ लिया। अगर आपको 1 मिनट का ब्रेक चाहिए तो हमें ले सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट था, अगर आपको समझ में आया था मतलब।
अब एमसीएक्स यहाँ पे एक छोटी सी कंपनी की बात की हुई है, इसके बेसिकली इन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की है कि कितना इनका रेवेन्यू रहा, कितना इनका किस तरह से रहा, तो ये बेसिकली उन्होंने बताया है। अब एमसीएक्स है क्या, ये बेसिकली एक एक्सचेंज है। एक्सचेंज मतलब जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आप क्या कर सकते हो, स्टॉक्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो, इस तरह से। अब मेटल एंड एनर्जी एक्सचेंज है यहाँ पर, कमोडिटी एक्सचेंज बेसिकली। तो ये क्या करता है, ये कमोडिटी के अंदर डील करता है। आप कमोडिटी इसके ऊपर बेच या खरीद सकते हो। इसके अंदर क्या है, जैसे आपके गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। मैं आपको अगर बहुत ही कम चीजें बताऊं तो, सॉरी बहुत ही डिटेल चीजें बताऊं तो, आपके अंदर इसके अंदर सोयाबीन जैसी चीजें, चना सीड्स, कॉटन, आपके रबर, ये सब चीजें, कॉटन के सीड्स, आपके सेसमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब चीजें भी इसके अंदर सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। हालांकि इसके एक और नाम है इसके अंदर, फ्यूचर ऑन ऑप्शंस। इसके फ्यूचर ऑन ऑप्शंस के अंदर आप इनके थ्रू डील कर सकते हो। वो हम कभी और देखेंगे क्योंकि वो तो इससे बाहर चले जाएगा, फ्यूचर ऑन ऑप्शंस के अंदर वो चले जाएगा। तो इसके अंदर ये हमने समझ लिया। आईटीसी Q1 अलोन अनलाइकली टू फायर अप स्टॉक, ये बेसिकली हम स्मार्ट इन्वेस्टिंग के पेज के ऊपर आ गए। ये हम थर्ड क्राइटेरिया के अंदर रखते हैं अपने प्रायोरिटी के अंदर, इसको हम इसलिए कवर करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली ये कुछ फैंसी बताया है बहुत ज़्यादा कि ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जो आईटीसी की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हम समझते हैं क्या हैं, वो जो है अच्छी पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रही है आईटीसी के बारे में। मैंने आपको एक और आपको फैक्ट जान लेना चाहिए कि आईटीसी का मेन रेवेन्यू जो है सिगरेट के सेगमेंट से आता है। आपका यहाँ पे देखेंगे सिगरेट के सेगमेंट से इनका मेन रेवेन्यू आता है, और एफएमसीजी से भी इनका काफी बड़ा रेवेन्यू का पोर्शन आता है। हालांकि सिगरेट से कम है बट एक काफी बड़े सेगमेंट के अंदर ही है। तो इस तरह से बेसिकली अब हम समझते हैं स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है। स्टैंड अलोन वो बैलेंस शीट्स है जिसके अंदर आप क्या करेंगे, आज ये अपने हेडक्वार्टर को लिया या हेड ब्रांच को लिया, उसके अंदर आपने क्या किया, अपनी सारी ब्रांचेस को जो है प्लस कर दिया। अब मैं यहाँ पे ब्रांचेस बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या है समझे। मान लो आईटीसी ने मेरा चैनल खरीद लिया, उसके अंदर जो है आपने मेरे चैनल के ऊपर जो बैनर रहेगा, लोगो रहेगा, वो मेरा ही रहेगा। हालांकि मेरी जो ऊपर कंपनी है वो आईटीसी है, जो भी मेरे को प्रॉफिट होगा वो आईटीसी के पास जाएगा। मतलब अगर मैं कुछ ऐसा पेड वाला करता हूँ तो अभी तो कुछ ऐसा नहीं ऐसा। तो इसके अंदर देखिए तो ये बेसिकली ये हो गया। तो मैं उसकी ब्रांच नहीं रहूंगा, मैं अपना एक खुद का ब्रांड है जो हालांकि उसके ओनर वही हैं बट वो ब्रांच नहीं है उनकी। ब्रांच का बेसिकली मीनिंग क्या हुआ, एक ऐसी दुकान जो आईटीसी का बोर्ड लगा के दिमाग जो अपना माल है वो सेल करेगी। जैसे मान लो एक आईटीसी ने अपनी ब्रांच बनाई तो उसके ऊपर जरूरी है कि यहाँ पर जो उसका बोर्ड हो, मान लो अगर बोर्ड है ही नहीं तो एक अलग बात है, बट मैं आपको एज अ टर्म ही बता रहा हूँ। अगर बोर्ड है मान लो तो आईटीसी ही लिखा होगा उसके ऊपर, या जो भी कंपनी का जो छोटा सा नाम है वो यहाँ लिखा होगा, जो मान लो मोहन ट्रेडर्स या सोहन ट्रेडर्स, वो सब साइड में लिखा होगा, मेन जो लिखा होगा आईटीसी का नाम लिखा होगा। तो ये इस तरह से बेसिकली ब्रांच होती है। पर अगर मान लो कोई कंपनी, जैसे मेरा चैनल है, मेरे चैनल के ऊपर एक ही लिखा होगा, अरब कंसली लिखा होगा यहाँ पर, तो ये बेसिकली उसकी सब्सिडरी नहीं, उसकी सब्सिडरी हुई, उसकी एक ब्रांच नहीं हुई। तो ये स्टैंड अलोन बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाते हैं और ये स्टैंड अलोन बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं। तो इस तरह से जो ब्रांचेस को अगर हम प्लस कर देते हैं तो आपको मिलती है स्टैंड अलोन बैलेंस शीट्स। तो इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होती है आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। उसके अंदर क्या होता है, आपका हेड ब्रांच और ब्रांच तो प्लस करेंगी, साथ ही साथ और भी 3-4 चीजें प्लस करेंगे, आपकी सब्सिडरी प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे इस केस में मेरा चैनल उनकी सब्सिडरी बन गया था तो ये आपको प्लस करेंगे, एसोसिएट प्लस करेंगे, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और दूसरी बात आप प्लस करेंगे जॉइंट वेंचर्स, कि मान लो आईटीसी मेरे साथ जॉइंट वेंचर के अंदर उतर गया कि आप भी कैपिटल डालो मैं भी कैपिटल डालता हूँ, जो भी प्रॉफिट होगा वो हम बांट लेंगे और हम मिलके इसके अंदर काम करते हैं, न्यूज़ फैलाने के अंदर या जो भी कर रहे हैं उसके अंदर काम करते हैं। तो ये बेसिकली जॉइंट वेंचर हो गया। अगर हम 400-500 चीज़ों को प्लस कर देते हैं तो हमें मिलती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स या आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि बैलेंस शीट्स प्लस पीएनएल स्टेटमेंट। तो ये आपकी होती है कंसोलिडेटेड और ये होती है स्टैंड अलोन। ये दो टाइप्स होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो ये हमने जो पूरी तरह से समझ लिया। और हमारा जो न्यूज़पेपर कवर्ड है, मैं आपको लास्ट के ऊपर 2-3 पेजेस के ऊपर चल देता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अब उसके अंदर करना क्या है। हालांकि मैंने वो पहले बताया हुआ बट मैं आपको फिर भी एक बार, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप देख सकते हैं। ये आपका एडिटोरियल का पेज है, इसके अंदर क्या होता है, एडिटोरियल आते हैं आपके बड़े बड़े एडिटर्स के। पर मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको एडिटोरियल पढ़ने ही है तो आपको ये मेन वाले 3 पढ़ने चाहिए बस, जो आपको 1, 2 और आपका तीसरा। मेरे को भी रिसेंटली पता चला, इसलिए मैंने पहले कभी बोला कि ये ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। मैंने इसे थोड़ा पढ़ना भी शुरू किया, थोड़ी मैंने रिसर्च भी की इसके ऊपर, तो मेरे को सही से पता चला कि ये अच्छे नहीं रहते हैं यहाँ पर। तो ये बेसिकली ये आपका, इसके अंदर आप ये तीनों आर्टिकल्स को जो है पढ़ सकते हैं। और आगे चले तो इसके आगे अराउंड द वर्ल्ड का सेक्शन, इसको पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। इसके अंदर यही आपका तालिबान, क्वाड ग्रुप, तरायोका ग्रुप, तो ये बेसिकली इसके अंदर है। अगर आपको इसके अंदर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट भी हो तो भी आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, बट हम इसको अभी के लिए फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के लिए हम इसको कवर नहीं करते हैं। और यार लास्ट में रीडी प्राइवेट सेक्शन, इसको आप पूरी तरह से डेली बेसिस पे स्किप कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है 6 ways टू रिकम योर लॉस्ट स्लीप, तो इसको हम क्या डिस्कस करेंगे अभी के लिए, तो इसको हम स्किप कर देते हैं पूरी इसके अंदर। और इसके अलावा आपकी स्पोर्ट्स आ गया इसके अंदर, स्पोर्ट्स अब ओलंपिक चल रहा है, स्पोर्ट्स हर जगह आएगा तो स्पोर्ट्स इसके अंदर आ गया, तो इसको भी हम स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो न्यूज़पेपर कवर्ड है। और 1-2 बातें और कहनी है इसके अंदर।
एक तो पहली बात जो गोल्ड वाली वीडियो है वो आपकी आज या फिर कल, लास्टली कल आ जाएगी, मतलब कि आज तो मुश्किल है, वैसे कल ही आ जाएगी, कल आपकी पक्का आ जाएगी गोल्ड वाली वीडियो। दूसरी बात यह है कि आप नीचे आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर लें। उसके अंदर क्या है कि हम एक फाइनेंशियल क्विज चलाते हैं, उसके अंदर आपको 2-3 चीज़ें प्रैक्टिस करने के मिलेंगी। एक MCQ वाला फॉर्मेट के अंदर, पोल वाले फॉर्मेट के अंदर टेलीग्राम पर जैसे होता है उसके अंदर आपको मिलेगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको कितना कितना समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी डेवलप हो रही है। तो आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नीचे उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप को, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। और दूसरी बात, आपको एक और लिंक मिलेगा नीचे, वो होगा आपके PDF का। अगर आपको ये न्यूज़पेपर है उसकी PDF चाहिए तो ये पहली बात आपको इसके अंदर ही आ जाना चाहिए, उसके अंदर वो भी चीज़ आपको मिल जाएगी। हालांकि अगर आपको नहीं भी आना फिर भी, मतलब मैं तो रिकमेंड करूँगा आ ही जाए, बट अगर आपको नहीं आना तो भी एक ड्राइव का लिंक भी मिलेगा, तो आप उसे डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमने जो है पूरा इसके अंदर डिस्कस कर लिया, एंड दैट्स इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।